Hello everyone, welcome to IS Darbar and we are going to start our newspaper discussion. The Indian Express newspaper जो कि हम पहले भी डिस्कस किया करते थे उसको फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों. बहुत समय हो गया इसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी. बीच में जो 2-3 मंथ्स का गैप आया बट अगेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट. 2022 के अटेम्प्ट के लिए हम ऐसे कोई भी न्यूज़ कोई भी इम्पॉर्टेंट इवेंट को नहीं छोड़ने वाले हैं. ठीक है, जैसा कि आप पेपर की वर्सटैलिटीज़ को देख रहे हैं, डाइवर्सिटीज़ को देख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको ये समझ में आ गया होगा कि न्यूज़पेपर को तमीज़ से पढ़ना कितना ज़रूरी है. ठीक है, तो मेरा ये अप्रोच रहेगा कि एक डिफरेंट तरीके से हम लोग न्यूज़पेपर को डिस्कस करें. डिफरेंट तरीके इन द सेंस कि सिर्फ न्यूज़ को ही देखते हुए ना चलें बल्कि जो एडिटोरियल डिस्कशन है उसमें भी एनालिसिस करने की कोशिश करें. मैं आप लोगों को ये सिखा पाऊँ कि हाउ टू रीड न्यूज़पेपर. आपको इस पूरे एनालिसिस को सुनने के बाद खुद से भी एक बार हार्ड कॉपी को ज़रूर पढ़ना है या PDF के फॉर्म में एक बार ओवरव्यू ले सकते हैं. कोशिश ये करें कि न्यूज़पेपर पढ़ने की आपको आदत हो जानी चाहिए. ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल. आज का पहला एडिटोरियल हम डिस्कस करने जा रहे हैं ओपनिंग द फील्ड. आपने देखा होगा एडिटोरियल वाले पेज पर यह आर्टिकल आया हुआ है ओपनिंग द फील्ड. इसमें किस चीज़ पर बात हो रही है? इसमें फर्टिलाइज़र के ऊपर बात हो रही है कि भारत में फर्टिलाइज़र है या नहीं है, कितना है, क्या है, इसको लेकर के डिस्कशन चलेगा. सिलेबस में ये कहाँ पर आता है ये जानना कंपलसरी है. एज यू नो, जनरल स्टडीज पेपर 3 में एग्रीकल्चर एज इट इज लिखा हुआ है. ओके, वैसे मैं आपको बता दूं कि कोई भी न्यूज़ या कोई भी आर्टिकल किसी एक ही सेक्शन से नहीं मैच करता. वो आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली और भी जगह पर हेल्प करता है. पॉलिटी में आपको हेल्प कर सकता है, इकोनॉमी में हेल्प कर सकता है, गवर्नेंस में हेल्प कर सकता है. तो इसके लिए हमें हमेशा अपने माइंड को ब्रॉड रखना है. ये देखना है कि जो हमारा टॉपिक है वो कितने जगह से, मल्टीपल जगह से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है. ठीक है, तो इसी आर्टिकल में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मेंस में कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और प्रिलिमिनरी एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकता है, प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं. इस आर्टिकल में किस चीज़ की बात की गई है? सबसे पहले तो शुरुआत में इन्होंने बताया है कि जो स्टबल बर्निंग है ये अभी का एक काफ़ी बर्निंग टॉपिक रहता है. जैसे अक्टूबर नवंबर का महीना आता है तो स्टबल बर्निंग यानी जो ये पराली को जलाया जाता है, खेतों में पराली को जलाया जाता है, तो उससे क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट होता है. ये खास करके पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के इलाकों में देखा जाता है. स्टबल बर्निंग की वजह से जो स्मॉग है वो दिल्ली तक पहुंचता है और इस वजह से स्टबल बर्निंग जो वर्ड है ये न्यूज़ में आ जाता है. ठीक है ना. अब आइए यहाँ पर हम बात चूंकि आज फर्टिलाइजर की करने वाले हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजर हमारा मेन मुद्दा होगा, टॉपिक होगा. तो आपको बताऊं कि एक रिपोर्ट के हिसाब से, जो न्यूज़पेपर में एक रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से क्या कहा गया कि ऑल ऑफ द स्टॉक ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स पर्टिकुलरली डाई अमोनियम फॉस्फेट. ये आपका प्रीलिमिनरी का क्वेश्चन है, प्री में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है. ये जो आपको डाई अमोनियम फॉस्फेट है और म्यूरेट ऑफ पोटास, MOP, DAP, ये सब पूछ सकते हैं कि ये क्या है. वहाँ पे हो सकता है कि जब आपको फर्टिलाइजर के ऑप्शन दिए जाएं तो उसमें इसका भी नाम लिखा हुआ हो सकता है वहाँ पे ऑप्शंस में. ठीक है, तो ये बताया जा रहा है कि न्यूज़पेपर की एक रिपोर्ट के हिसाब से जो DAP यानी कि डायमोनियम फॉस्फेट और MOP है, म्यूरेट ऑफ पोटास, इसकी अवेलेबिलिटी नहीं है. काफ़ी कम मात्रा में ये अवेलेबल है स्टॉक में, ऐसा किसी वीडियो में, वायरल वीडियो में बताया गया है. ठीक है, अब जो किसान है उनके सामने क्या क्या समस्याएं हैं, कई तरीके की समस्याएं, जैसे कि अभी वीट, मस्टर्ड, चना, मसूर, इन सबको प्लांट करना है. इन सबको प्लांट करने का जो समय है वो शुरू हो चुका है. तो ये कैसे वो कर पाएंगे? अभी जो सॉइल मॉइस्चर है उसकी कंडीशन बहुत ही एक्यूरेट है, कंड्यूसिव है, अनुकूल है. यानी कि अगर अभी प्लांटेशन किया जाए तो अच्छी फसल हो सकती है. लेकिन अगर हमारे पास जो फर्टिलाइज़र है, उर्वरक है, वो खाद है, वो नहीं अवेलेबल होगा तो क्या हम उतना कैपेसिटी गेन कर पाएंगे जो अभी जिस तरीके से सिचुएशन बना हुआ है उसमें जैसा कहा जा रहा है. एंड विद स्टेट इलेक्शन अहेड इन द उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, दे कैन प्रूव पॉलिटिकली कॉस्टली टू. अब जैसे किसानों के साथ अगर कोई समस्या आ जाती है या आम इंसान के साथ कोई समस्या आ जाती है, जैसे कि अभी
पेट्रोल प्राइस इतना ज़्यादा बढ़ गया है, फर्टिलाइज़र शॉर्टेज है, तो ये सारी समस्याएं क्या करेंगी, आपके इलेक्शन पर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालेंगी। आपके यूपी, पंजाब, उत्तराखंड हर जगह पर इलेक्शन है, तो वहाँ के जो भी प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो उसको इम्पैक्ट कर सकता है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट ओवरऑल अगर हम देखें तो इट शुड हैव रेज द सब्सिडी ऑफ नॉन यूरिया फर्टिलाइजर इन टाइम फॉर इंडस्ट्री टू प्लान इम्पोर्ट। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको क्या करना चाहिए, ऑब्वियसली जो किसान हैं अगर वो परेशान हो रहे हैं, एंगर ज़्यादा है, तो उनमें जो फर्टिलाइज़र है उनको इंपोर्ट करने का प्लान किया जाना चाहिए, बाहर से इसको मंगाया जाना चाहिए अगर यहाँ पर कमी हो रही है तो। दूसरा मुद्दा क्या है कि जो सरकार प्लान्स लेकर के आती है, हम लोग अगले दिन डिस्कस करेंगे कभी जब फर्टिलाइज़र पे और बड़ा आर्टिकल आया होगा कि जो भारत में पूरे रूल रेगुलेशंस हैं वो किस तरीके के हैं। देखिए, इंडिया में जो इंडियन गवर्नमेंट है वो फर्टिलाइजर सब्सिडी प्रोवाइड करती है, ठीक है। जो फर्टिलाइजर्स बनाने वाली कंपनी है उनको भी सब्सिडी दिया जाता है, जो किसान है उनको सस्ते दामों पर फर्टिलाइजर दिया जाए, खाद प्रोवाइड करवाया जाए, उसके लिए सरकार कुछ प्लान्स करती है। तो उस चक्कर में क्या होता है, जो सबसे बड़ा इशू है यहाँ पर वो ये है कि जो प्लांट को एक्चुअल अमाउंट मिलना चाहिए नाइट्रोजन, फास्फोरस का या पोटेशियम का, वो नहीं मिल पाता, बल्कि उसकी जगह पे जो रेशियो है उसको डिफरेंट कर दिया जाता है। जैसे कि यूरिया और डीएपी जो है, डायमोनियम फास्फेट, कंटेन 46% ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस रेस्पेक्टिवली, एंड एमओपी हैज 60% ऑफ द पोटेशियम। तो यहाँ पे जो साइंटिस्ट के द्वारा बताया जाता है रेशियो, वो रेशियो ना दे करके अलग ही रेशियो में जो फर्टिलाइजर्स हैं वो प्रोवाइड कराया जा रहा है, जो प्लांट के लिए भी नुकसानदेह होता है और ओवरऑल लोगों के लिए भी नुकसानदेह होता है। तो इस चीज़ को एक कंक्लूजन दिया जा रहा है कि चेंज करने की आवश्यकता है। दूसरा, जो हम फर्टिलाइज़र प्रोवाइड करते हैं उसमें हमारे जो रेशियोज को चेंज किया जाना चाहिए। सरकार को पॉलिटिकली ना सोच करके उनको ऐसे सोचना चाहिए कि वो क्या कैसे हेल्प कर सकते हैं फार्मर्स की, ताकि उनका ओवरऑल फ़ायदा हो जाए। ये इन शॉर्ट कहा गया है। अब देखिए, ये वाला जो आर्टिकल है, द परस्यूट ऑफ टैक्स जस्टिस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको एक अलग एंगल मिलने वाला है इस आर्टिकल में। ये बहुत बड़ा वाला आर्टिकल था, आपने देखा होगा फर्स्ट पेज पर। सिलेबस में कहाँ आएगा, जीएस पेपर 3 में, इकोनॉमी में आप इसको रख सकते हैं, बट ओवरऑल ये गवर्नेंस की भी बात करता है। तो इस आर्टिकल में उपेंद्र बख्शी जी ने क्या कहा है, विल डिस्कस दैट ऑल्सो। ओके, तो टैक्स के बारे में सभी लोग जानते हैं, टैक्स का नाम आप लोगों ने सुना होगा। आप में से कुछ लोग जो वर्किंग हैं वो टैक्स पे भी करते होंगे, और बहुत सारे लोग जो आगे वर्किंग होने का सोच रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब में जाने का सोच रहे हैं, उनको भी टैक्स पे करना पड़ेगा, राइट। लेकिन क्या आपको पता है कि बहुत सारी जगहों पर टैक्स पे नहीं किया जाता है, उनको इवेट कर दिया जाता है। जैसे कि एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर को एग्जम्प्ट कर दिया गया है, ये इसकी डिमांड चल रही है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन एग्रीकल्चर में ये कंसिडर किया गया है कि यहाँ पे चूंकि बहुत ज़्यादा इनकम नहीं होता तो वो टैक्स के दायरे में नहीं आएगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड कुछ जगह पर जहाँ पे एग्रीकल्चर से काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होता है वहाँ पर भी टैक्स पे नहीं किया जाता है, ठीक है। तो एक तरफ तो कुछ जगहों पर टैक्स लोगों को पे नहीं करना होता है, दूसरी तरफ कुछ जगहों पर क्या होता है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का कॉन्सेप्ट होता है, या फिर रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लगा दिया जाता है, यानी पुराने समय से जाकर के टैक्स को इम्पोज कर दिया जाता है कुछ कंपनियों पर। तो ये सिस्टम चलता है टैक्सेशन का, और इस चक्कर में क्या होता है कि ओवरऑल जो आम जनता होती है उनका नुकसान होता है कई बार। अभी आपने न्यूज़पेपर में खूब पढ़ा था पेंडोरा पेपर्स, ये जैसे आपका स्विस बैंक वाला कॉन्सेप्ट आया था पनामा पेपर्स का, वैसे ही ये वाला पेपर्स खुल करके सामने आ रहा है, पेंडोरा पेपर्स। इसमें ऐसा माना जा रहा है कि इवन भारत से भी कई बड़े बड़े नामी लोग हैं जो कि वहाँ पर पैसा इन्वेस्ट किए हुए हैं, और इवन 200 से ज़्यादा कंट्रीज़ हैं अलग अलग टेरिटरीज़ में जो कि इस तरीके से टैक्स को बचा करके और अपना पैसा कहीं और पर इन्वेस्ट करते हैं। तो ये खुल करके मामला सामने में आया है। अब इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि देखिए हमारा जो पूरा टॉपिक है, इस पूरे आर्टिकल का जो टॉपिक है वो ये है कि कैसे ह्यूमन राइट्स को वॉयलेट करता है टैक्स इवेजन, ठीक है। ये टैक्स की चोरी या टैक्स को बचाना जो है वो कैसे मानवाधिकार का उल्लंघन करता है
इसको ये बताया गया है पूरे आर्टिकल में। तो यहाँ पर हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं, ठीक है। आर्टिकल में जो टॉपिक उठाया गया, जो इशू उठाया गया, ये तो आपको मैंने बता दिया, लेकिन ये इशू कहाँ से उठ करके आया है ये जानना भी जरूरी है। OECD जो यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD का नाम आप लोग जानते होंगे। अगले दिन से जो हमारा डिस्कशन होगा उनमें हम इन कीवर्ड्स को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, जैसा कि हम पहले करते थे। तो OECD में अभी जो रिसेंट भी चेंजेस आए हैं, OECD में टोटल 134 कंट्रीज को ये बैक करती है और इसमें कुछ नए बदलाव आए हैं। इन्होंने 2 पिलर को अडॉप्ट किया है, 2 सॉल्यूशन को अडॉप्ट किया है। पहला इन्होंने क्या कहा कि पिलर 1 अप्लाइज टू अबाउट 100 ऑफ द बिगेस्ट एंड मोस्ट प्रॉफिटेबल एमएनईज, जितने भी ये मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेज हैं, they relocates part of their profit to the countries where they sell their products and provide their services। तो ये जो कंपनियां, जो बड़ी बड़ी कंपनियां जिस कंट्री में जाकर के सेल कर रही है, सर्विस प्रोवाइड कर रही है, वहां पर वो अपने प्रॉफिट को भी रीओलोकेट करेगी, ताकि जो पर्टिकुलर कंट्री, जो होस्ट कंट्री है, उनका नुकसान ना होने पाए और इस तरीके से जो टैक्स अवॉइडेंस या टैक्स इवेजन होता है उसको बचाया जा सकता है। थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। क्या होता है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो अपने मुनाफे को बढ़ाने के लिए कई बार ऐसे कंट्री को होस्ट कंट्री बना लेती हैं जहां पर कि टैक्स नहीं लगता, ठीक है। उसको टैक्स हेवन बोला जाता है। टैक्स हेवन कंट्रीज हैं, मॉरिशस वगैरह टैक्स हेवन है, जहां पर टैक्स कम होता है, बचाया जाता है, कुछ इस तरीके की चीजें होती हैं। तो अभी OECD जो ग्रुप है उन्होंने बोला कि भाई आप जो होस्ट कंट्री होगा वहां पर आप प्रॉफिट प्रोवाइड करेंगे। और दूसरा इन्होंने कहा कि एक पर्टिकुलर इन्होंने परसेंटेज चार्ज भी लगाया कि जिसका 750 EUR मिलियन से ऊपर होगा प्रॉफिट, उनके लिए अलग से एक कॉस्ट लगेगा, इफेक्टिव मिनिमम रेट उस पर 15% का लगाया जाएगा, ठीक है। तो ये 2 कानून आप ऐसे समझिए, बिल्कुल लेमन टर्म में, बिल्कुल आम भाषा में समझिए, आपको इतना पर्टिकुलर लिखना नहीं है कहीं पर भी, आपको ये समझना है कि 2 कानून इस तरीके के OECD कंट्री लेकर के आ रही है। तो इसका क्या फायदा है, क्या नुकसान है, बाकी के देश क्या सोचते हैं इसके बारे में, या बाकी के जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस, वो क्या सोचते हैं इसके बारे में। टैक्स हेवन्स वुड नो लॉन्गर एग्जिस्ट। OECD ने ये डिक्लेयर किया कि टैक्स हेवन जैसा आप कुछ एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को ही हटा दें, टैक्स हेवन जैसे कोई कंट्री है ही नहीं, तो फिर क्या होगा कि ऑटोमेटिकली जो टैक्स है उसका बंटवारा होगा, ऑटोमेटिकली लोगों को टैक्स पे करना पड़ेगा और इससे जो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है वो नहीं होगा। पिलर 1 जो अभी हमने डिस्कस किया वो पूरी तरीके से ये इंश्योर करेगा कि more than $125 billion of profit reallocates to the market jurisdictions, the developing countries will stand to gain more than developed country। क्यों? क्योंकि बहुत सारी डेवलपिंग ऐसी कंट्रीज हैं या जो अभी इमर्जिंग कंट्रीज हैं, वहां पर इसका सीधा सीधा फायदा पहुंच जाएगा इस पिलर 1 के अकॉर्डिंगली, जो अभी ये इसमें कानून नया बनाया गया है, ऐसा OECD का मानना है। एंड इट इज सेड दैट द OECD प्लान विल नीदर डिस्करेज टैक्स कंपटीशन नॉर टैक्स इनोवेशन। ऐसा करके जो OECD का जो प्लान है वो ना तो टैक्स के कंपटीशन को डिस्करेज कर रहा है और ना ही नए आने वाले इनोवेशंस को डिस्करेज करेगा, ऐसा OECD का मानना है, ठीक है। द एलिमिनेशन ऑफ टैक्स हेवन। अब अगर टैक्स हेवन को हटा दिया जाए, एलिमिनेट कर दिया जाए, तो इससे क्या क्या फायदे होंगे। पहला, ह्यूमन राइट्स को प्रॉपरली सिक्योर किया जा सकता है। दूसरा, ये जो लॉसेस हो रहे थे इतने ज्यादा, टैक्स एब्यूज हो रहा था, अभी आप ये इसको डायरेक्टली नोट करें, इन चीजों को जो ब्लू में हो या रेड में हाईलाइटेड हो उसको आप लोग अपने नोटबुक में जरूर नोट कीजिए। तो एक रिपोर्ट के हिसाब से बताया गया, 2020 का रिपोर्ट था, द स्टेट ऑफ टैक्स जस्टिस रिपोर्ट आई थी, उसमें क्या बोला गया कि इट हैज एस्टिमेटेड दैट द टैक्स जस्टिस इंस्टीट्यूट एट नियरली $427 बिलियन एनुअली। टैक्स का अब्यूज जो होता है वो इतना अब्यूज होता है ओवरऑल, जो आपके जो बड़ी बड़ी कंट्रीज में होते हैं उसमें जो इंडिविजुअल्स उनका कितना नुकसान होता है। द रिमेनिंग $182 बिलियन is lost to wealthy individuals hiding undeclared asset। ऐसे कई सारे इंडिविजुअल्स हैं
जो कि अपने एसेट्स को डिक्लेयर ही नहीं करते। आपने अपने आसपास में देखा होगा, अपने देश में, अपने शहर में, अपने गांव में देखा होगा कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अमीर हैं, जिनके पास बहुत पैसा है, बहुत एसेट है, बट वो टैक्स पे नहीं करते बिकॉज वो अपने एसेट्स को शो ही नहीं करते, राइट। तो उनको फिर टैक्स पे नहीं करना पड़ता। इस तरीके से जो टैक्स एब्यूज होता है वो बहुत ज्यादा होता है। और एवरेज लॉस कितना होता है इसका? 9.2% हाउंड्स नेशनल हेल्थ बजट। तो आप जितना हेल्थ में एक्सपेंडिचर कर सकते थे उतना यहाँ पर लॉस हो जाता है। और इससे जो लोअर इनकम कंट्रीज हैं, दे आर लॉसिंग मच लार्जर इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन देन द हायर इनकम कंट्रीज। तो टैक्स के अब्यूज से जो लोअर इनकम कंट्रीज है उनका ज्यादा नुकसान होता है रेदर देन हायर इनकम कंट्रीज। यानी कि अगर टैक्स प्रॉपरली पे किया जाए, टैक्स हेवन जैसा कोई वर्ड एग्जिस्ट ना करे, तो इससे जो लोअर इनकम ग्रुप है वो हायर इनकम में आ सकता है और उनके यहाँ पे प्रोस्पेरिटी ज्यादा आ सकती है। तो आप इन चीजों को जब भी आंसर राइटिंग करें, टैक्सेशन पर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, इस तरीके के आप एक पॉइंट में लिख सकते हैं। अगर आप कहीं पे किसी कंट्री के इकोनॉमिक कंडीशन को बेटर करना चाहते हैं तो कैसे टैक्सेशन अपना रोल प्ले कर सकता है। हायर इनकम कंट्रीज दो दे सफर अ लॉस ऑफ $382 बिलियन इन टैक्स रेवेन्यू एनुअली। इन्होंने एग्जैक्टली ये डाटा भी दिया है, आप इसको लिख सकते हैं। डाटा देने से क्या होता है कि आप जो कह रहे हैं वो बात साबित हो जाती है, ठीक है। तो 98% का ऑल ओवर ग्लोबल टैक्स का लॉस होता है, ठीक है। इसके अलावा जो लोअर इनकम कंट्रीज हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लेस देन 2%। तो आप देखिए जो हायर इनकम कंट्रीज है वहां पर ज्यादा लॉस हो रहा है, वहां पर ज्यादा टैक्स की चोरी हो रही है। एंड OECD का जो प्रपोजल है वो ऐसा मानता है कि इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं, काफी फायदा हो सकता है लोगों को। लेकिन जो बड़ी बड़ी जस्टिस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो टैक्स जस्टिस NGOs हैं, वो मानते हैं कि ऐसा नहीं भी हो सकता है। वो मिक्स रिस्पॉन्स देते हैं। वो बोलते हैं जैसे आपने यहाँ पे 15% टैक्स लगा दिया है, आपका इफेक्टिव टैक्स लगा दिया है OECD के द्वारा, तो उससे ये होगा कि जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस हैं, कंपनियां हैं, कॉरपोरेशंस हैं, वो डिस्करेज हो सकती है, वो डीमोटिवेट हो सकते हैं। हो सकता है कि टैक्स कॉम्पिटिशन जो है वो कम हो जाए। तो काफी मिला जुला रिस्पॉन्स इसको लेकर के आ रहा है। द ग्लोबल अलायंस फॉर टैक्स जस्टिस वो क्या मानते हैं? OECD के स्टेटमेंट को डिस्क्राइब करते हुए द ग्लोबल अलायंस फॉर टैक्स जस्टिस का ये मानना है कि इट इज अ पॉलिटिकली बायस्ड एंड ओपेक प्रोसेस। जो OECD का प्रोसेस बनाया गया है ये एक ओपेक प्रोसेस है, पॉलिटिकली बायस्ड है, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। जबकि अगर जो यूनाइटेड नेशंस हैं, आपके यूनाइटेड नेशंस की जो ह्यूमन राइट काउंसिल है, अगर वो चाहे तो एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकती है, लीडरशिप रोल के साथ आ सकती है। मार्केट फ्रेंडली अरेंजमेंट्स जैसे अभी तक बनाए गए हैं उसको दोबारा से बनाया जा सकता है, ज्यादा ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर किया जा सकता है। तो देखिए ये सारे कीवर्ड है जिसको आपको अपने दिमाग में रखना है। ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी, मार्केट फ्रेंडली अरेंजमेंट्स, ठीक है, कैसे आप ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ऐसा इसमें कहा गया है। कंक्लूजन के तौर पर यह कहा गया है कि पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को देखते हुए एक पर्टिकुलर प्लान बनाया जाना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस का इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल होना चाहिए। और फिर ये जो स्ट्रगल चल रहा है ह्यूमन राइट्स को लेकर के, ये जो स्ट्रगल चल रहा है टैक्स की चोरी को लेकर के, टैक्स बचाने को लेकर के, उसको ओवरऑल प्रोटेक्ट किया जाए, ऐसा राइटर उपेंद्र बख्शी साहब कह रहे हैं, ठीक है ना। तो एक चीज और बता दूं कि जब आप लोग न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं तो आप ये सोचते हैं कि मैं वर्ड टू वर्ड चले जाऊं, है ना, मुझे एक एक वर्ड इसमें समझ में आ जाए। प्लीज डोंट डू दैट। ऐसा करने पे क्या होगा, आपके न्यूज़पेपर में आपको 5 घंटे लग जाएंगे और आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो जो लोग बिगिनर हैं, जो लोग फ्रेशर हैं, वो ये कोशिश करें कि पहले इस पूरे डिस्कशन को सुन लें और फिर वो न्यूज़पेपर पे जाएं, फिर एक बार ओवरऑल रीड करें उसको और थॉरोली पढ़ने की कोशिश करें। धीरे धीरे आपका जब वोकैबुलरी स्ट्रांग होगा, आप धीरे धीरे टेक्स्ट को पढ़ने लग जाएंगे, इकोनॉमी आपका खत्म होगा, पॉलिटी खत्म होगा, तो अपने आप ही आपको जो कीवर्ड्स हैं, जो टर्म्स हैं, वो समझ में आने लगेंगे। अभी कोशिश कीजिए कि हाँ कुछ वर्ड्स को आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, लेकिन हर एक वर्ड पर रुकने की कोशिश बिल्कुल ना करें। अब आइए न्यूज़ देख लेते हैं। आज बहुत ज़्यादा न्यूज़ नहीं था इम्पॉर्टेंट।
जो हम एक न्यूज़ मुझे इंपॉर्टेंट लगा, बहुत डिटेल्ड में है वो, उसको देख लेते हैं इकोनॉमी के पेज पर। आईएमएफ के रोल को लेकर के एक्सपर्ट्स क्या मानते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। आईएमएफ के बारे में आपको पता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये, और इसका फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इसमें क्या है, न्यूज़ क्या कहता है, न्यूज़ इज अबाउट अभी 2021 का एनुअल मीटिंग हुआ है वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के बीच में, और इसी में बहुत सारे रिफॉर्म को डिस्कस किया गया कि जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो चेंज हो रहा है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली जो कोटा सिस्टम है, जो आईएमएफ में कोटा सिस्टम है उसमें भी रिफॉर्म होना चाहिए, और कोटा रिफॉर्म बहुत आवश्यक है। दूसरा, जो वर्ल्ड बैंक ने अभी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को डिसकंटिन्यू किया है उसको भी उनको मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को जो एनालिसिस करते हैं उसमें बदलाव किया जाना चाहिए। जो हमारे यहाँ पे 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन एनके सिंह साहब हैं, उन्होंने बहुत सारे रिकमेंडेशंस दिए थे। दे आस्क्ड अबाउट द वर्ल्ड बैंक्स डिसीजन टू डिसकंटिन्यू द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट ड्यू टू द डाटा इरेगुलरिटीज। तो डाटा इरेगुलरिटीज नहीं होना चाहिए, इसको लेकर के वर्ल्ड बैंक को काम करना होगा। दूसरा, आईएमएफ को रिकंस्ट्रक्ट करना होगा, आर्टिकल 6 जो जहाँ पे जो कंसल्टेशन है आईएमएफ के नॉर्म्स में, उसमें बदलाव लाने की ज़रूरत है। ओवरऑल चेंज किया जाना चाहिए, बिकॉज जो इमर्जिंग कंट्रीज हैं उसमें भारत भी आता है, और वो कैसे बदल रहा है, जैसे कि आईएमएफ में अभी क्या सिस्टम चल रहा है कि कुछ देशों को तो बहुत फेवर मिल रहा है, क्योंकि जो पुराना इनका सिस्टम था, जो पुराना इनका रूल था उनके हिसाब से, लेकिन अभी जैसे जो ब्रिक्स नेशंस हैं उनको कोटा शेयर उनका बढ़ाया जाना चाहिए। अब चाइना है, और चाइना और यूनाइटेड स्टेट के बीच में जो अभी ट्रेड वॉर है उसको देखते हुए जो नॉर्म्स है उसको बदलना चाहिए। सी रंगराजन हमारे फॉर्मर चेयरमैन थे ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल, उनका क्या मानना है, दैट आईएमएफ शुड फोकस ऑन लोअर इनकम कंट्रीज। ये बहुत अच्छा रिकमेंडेशन है, इसको आप नोट कर सकते हैं। जब भी आपसे ऐसे सवाल पूछे जाएं, कई बार अब पूछ लिया जाता है कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें क्या रिफॉर्म की आवश्यकता है, तो आप वहाँ पर इसको लिख सकते हैं कि सी रंगराजन साहब के हिसाब से उन्होंने जैसा कि कहा कि लोअर इनकम कंट्रीज पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए और ज़्यादा सपोर्ट होना चाहिए डेवलपिंग कंट्रीज़ को। जो भी मार्केट फंड प्रोवाइड किया जाता है उनकी एक्टिविटीज़ को रीचेक किया जाना चाहिए। इंडिया जैसी जो इमर्जिंग कंट्रीज़ हैं उन पर रीफोकस किया जाना चाहिए, जो एशियन कंट्रीज़ हैं उन पर फोकस किया जाना चाहिए। तो ये कुछ बदलाव हैं जिनको कि इसमें लाना होगा। आईएमएफ को इस तरीके से बनाया गया था, जिस उद्देश्य से बनाया गया था कि देश के जब भी बैलेंस ऑफ पेमेंट में गड़बड़ी आती है, जैसा कि 1991 की क्राइसिस में इंडिया को सपोर्ट किया था आईएमएफ ने, तो वैसे ही अब ज़रूरत है कि इसको ओवरऑल एक बार चेक करना चाहिए अपने सारे सिस्टम को। तो आईएमएफ में रिफॉर्म की, इवन यूनाइटेड नेशंस में रिफॉर्म की बात चल रही है, तो इसीलिए ये सारे जो एक आइडियाज़ हैं वो आपके दिमाग में होने चाहिए। ओके, तो आज भी हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। आज का हमारा डिस्कशन था, ये कंटिन्यू रहेगा आज से। आप लोग कोशिश करें कि इस वीडियो को और ज़्यादा प्रमोट करें, लोगों को बताएं। और मेरे जितने पुराने व्यूअर्स थे, चाहे वो स्टेप अप आईएएस में मुझे फॉलो कर रहे थे या फिर वो आईएएस दरबार में फॉलो कर रहे थे, प्लीज़ कम हेयर। इट इज़ बोथ द ऑर्गेनाइजेशंस आर द सेम। तो कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों को पता चले डिस्कशन के बारे में। ओके, एंड विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू।